नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीएमएचओ की लापरवाही को लेकर जमकर लगाई फटकार। सोमवार से खुले सभी धार्मिक स्थल, पूजा और इबादत के लिए पूरी सुरक्षा के साथ मंदिर मस्जिद पहुंच रहे हैं लोग। टीआरएस कॉलेज की 150वीं जयंती को बताया गया जायज और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए युवक युवती ने जयमाला डालकर मंदिर में रचाई शादी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा, सीएमएचओ को लगाई कड़ी फटकार। भोपाल से रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सोमवार को जिला चिकित्सालय संजय गांधी हॉस्पिटल के साथ पीटीएस में बनाए गए कोविड सेंटर के अलावा ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर बसंत कुर्रे, जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा समेत स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.एस. पांडे की लापरवाही सामने आई, जिसको देखते हुए कई बार सीएमएचओ को प्रमुख सचिव के कोप का भाजन बनना पड़ा। इतना ही नहीं, इनकी लापरवाही को देखते हुए सीएस ने यहां तक कह दिया कि क्यों ना आपको सस्पेंड कर दिया जाए। वहीं प्रमुख सचिव के निरीक्षण के चलते पूरे स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मचा हुआ है। रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने रीवा जिला चिकित्सालय से निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षण शुरू करते हुए बारीकी से प्रत्येक विभाग की जांच पड़ताल की। इस दौरान यहां पर भारी कमियां व लापरवाही उजागर हुई, जिसको देखते हुए कई बार प्रमुख सचिव, सीएमएचओ और अन्य जिम्मेदारों पर भड़के। आपको बता दें कि बिछिया हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की भी जानकारी उनके द्वारा मांगी गई, जिसकी जानकारी प्रमुख सचिव को सीएमएचओ द्वारा दी तो गई, लेकिन अपने चहेतों को निजी फर्म के नाम से भुगतान किए जाने के मामले में सीएस को भी धोखे में रखा गया। इसके अलावा श्री किदवई ने बिछिया हॉस्पिटल की डायलिसिस और एनआरसी की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई। साथ ही आयुष्मान योजना अंतर्गत किए जा रहे इलाज का डाटा उपलब्ध न होने पर भी खासी नाराजगी जाहिर की। कौन चेक करता है वहाँ जाकर? तो बिडाल क्या कर, क्या नाम है? कब से काम कर रहे हो बिडाल? तो तुम्हें नहीं पता कि पिछले महीने कितने मरीज रहे वहाँ? तो क्या चेकिंग करते हो? यही चेकिंग करते हो जाकर के? आपने क्रॉस चेक कराया कितने मरीज भर्ती हुए वहाँ? काम कर रहे हो? तनख्वाह लेते हो आप? घर बैठो। किस बात की तनख्वाह दे रही है? बिछिया हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के पश्चात हमने प्रमुख सचिव श्री किदवई से भर्ती घोटाले सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यवस्थाएं खराब हैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहीं बिछिया हॉस्पिटल को भी कोविड जांच लैब दिए जाने की बात कही। आज की व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद देखी गई, ऐसी व्यवस्था हमेशा बनी रहे, इसके लिए क्या प्रयास किया जाए? मेरे ख्याल से ऐसी व्यवस्था रहती है। यहाँ ज़िला प्रशासन के भी लोग हैं, ये लोग देखते हैं, इसको कराते हैं। और जो छोटी मोटी कमियाँ साफ़ सफाई की और कोरोना को लेकर के जो इनको सावधानियाँ बरतनी हैं, जो छोटी मोटी कमियाँ हैं वो बता दी गई हैं और मुझे लगता है कि यहाँ की टीम उसको ठीक कर देगी। कोविड मशीन जो यहाँ रीवा में लगाई गई है आए दिन खराब रहती है, ज़्यादातर जांच, आप परीक्षण की बात कर रहे हैं? परीक्षण लैब मशीन आरटीपीसीआर की मशीन, अभी हम जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज, देखते हैं क्या कारण है, उसको देख लेंगे। और दूसरा ये है कि एक ट्रूनैट की मशीन यहाँ पे भी आ जाएगी, तो उससे जिला अस्पताल में भी ये टेस्टिंग कर सकते हैं। कम से कम 50 टेस्ट हर दिन ये लगा सकते हैं। कोविड मरीजों के लिए भी जो भर्ती हुई है, उसको लेके सारी दिक्कतें यहाँ सामने आई हैं, शिकायतें भी हुई हैं। उसको मैं देख लूँगा क्या है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, हाँ, फीवर क्लिनिक्स में जांचें हो रही हैं। थोड़ा उनको बताया गया कि और प्रोटोकॉल जो है और मरीजों को कैसे रेफ़र करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है,
उसको और ठीक करें। बाकी जिन जिन जांचों की आवश्यकता है वो कर रहे हैं। अस्पताल में एक चीज़ सबसे बड़ी देखने के लिए मिलती है कि जब मरीज आते हैं तो यहाँ के मरीज वहाँ के मरीज वहाँ, अपना मतलब पीछा छुड़ाने का प्रयास ज़्यादा किया जाता है। ये तो देखना, कोई ऐसी बात नहीं है ये तो। क्योंकि देखिए मैं ड्रग स्टोर में भी गया, मैंने देखा दवाओं का वितरण हो रहा है। मैंने एक्सरे देखा तो 30 एक्सरे सुबह से अभी तक की हो चुके हैं। क्या टाइम हो रहा है? हाँ, तो जब से अस्पताल खुला है 30 एक्सरे लगभग हर दिन हो रहे हैं। दवाओं का वितरण हो रहा है। जो डॉक्टर जिनको ओपीडी में बैठना था मेडिसिन में, वो देख रहे हैं मरीज़ों को। ये हो सकता है कि इस टाइम कोरोना को चलते हुए भर्ती कम हुए हों लोग, ये स्थितियां हैं। और ये करीब करीब पूरे राज्य में है और केवल सरकारी अस्पतालों में नहीं है, निजी में भी हैं। और उसके दो कारण हैं, एक मरीज़ भी कम आ रहे हैं कोविड के डर से, और अस्पतालों को भी ये कहा गया है कि जो ज़रूरी आवश्यक सेवाएं हैं उसको चालू रखें, ताकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी को किसी भी तरह से कोई संक्रमित हो जाए या और लोग हों। तो वो है, अब व्यवस्थाएं और पटरी पे आ जाएंगी। हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के पश्चात स्वास्थ्य विभाग प्रमुख सचिव श्री किदवई संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और वायरोलॉजी विभाग में संचालित कोरोना जांच लैब का निरीक्षण किया। संजय गांधी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर APS गहरवार, अधीक्षक डॉक्टर PK लकटकिया, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर नरेश बजाज, CMO डॉक्टर रतुल सिंह समेत अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण करने के पश्चात प्रमुख सचिव का काफिला PTS स्थित कोविड सेंटर पहुंचा। वहां पहुंचकर वहां रहने वाले सस्पेक्टेड मरीजों के साथ अन्य जानकारियां वहां के इंचार्ज समेत CMHO से मांगी, जिसके बाद CMHO बंगले झांकने लगे। कोविड सेंटर में भी व्यवस्थाओं में लापरवाही व डाटा उपलब्ध न होने समेत CMHO के पास वहां का डिटेल न होने पर उन्होंने फिर कड़ी फटकार लगाई। आप निकाल दो ना इनको नौकरी से, क्यों रखा हुआ है? क्यों सरकार का पैसा खर्च करते हैं? हमने कब बोला कि क्वारंटीन में डॉक्टर है? ऐसे कोई निर्देश है? विजिट तो अपनी जगह, परमानेंट की तो जरूरत नहीं है क्वारंटीन। तो ये सब क्यों लगा हुआ है? डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और सब यहाँ क्यों लगा हुआ है? ये CCC सेंटर है और इसको CCC सेंटर की तरह चलाइए। समझ में आई आपके बात? और यू वांट मी टू सस्पेंड योर राइट? क्या ट्रेनिंग हुई? क्या बताया? ये तो पूछ रहा हूँ, क्या बताया गया? रेफरल मार्कर क्या है? कितने SPO पर आप आगे रेफर करोगे? 95 से ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? नीचे रहेगा। थोड़ी सा गलती से नीचे रहेगा तो उसको रेफर करेंगे। उसके अलावा जैसे कोई आई है, कोई बाहर से आया है, कोई मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोई ऐसी बीमारी जैसे TB है या इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, उसको दिक्कत हो सकती है। अभी तक के कितने लोग यहाँ आ चुके हैं? सर टोटल नंबर करके हम लोग की जॉब ज्वाइनिंग हुई तो 105 है, जिसमें से अभी 21 केसेस हैं। 105 सब यहाँ से डिस्चार्ज हो गए? नहीं सर, 21 बच्चे हैं उसमें। उसमें से पॉजिटिव कितने आए? एक रेफर किया है, बाकी कोई किसी से कोई प्रॉब्लम। आप यहाँ के इलाज हैं, आप डॉक्टर हैं, कहाँ पहुँचते हैं आप? यही मतलब मुझे आपको यहाँ का इंचार्ज बनाया गया। आप ना तो SPO2 ले रहे हो यहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, वहां रहने वाले सस्पेक्टेड लोगों से स्वयं CS ने बनाई गई व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। टेम्परेचर कुछ सब दिया हुआ है। कल कितने बजे से हो यहाँ? कल आया हूँ सर, वही शाम को आया हूँ, सुबह आया। आपका रोटी मिली थी, सब्जी मिली थी, सुबह नाश्ता मिला था, यहाँ पे भी नाश्ता कल आया। कल आया आप नहीं आए? सैंपल कब लिया गया?
कल ले लिया मुंबई में काम करते हो? सिलाई करते हैं। कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के पश्चात सीएस के साथ पूरा अमला ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहट पहुंचा और वहां का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहां का निरीक्षण करने के बाद पुनः मीडिया से रूबरू होते हुए निरीक्षण सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया को अवगत कराया गया। ये कोविड की तैयारियों के संबंध में है कि क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, जो फीवर क्लिनिक बनाए हैं उसमें क्या परीक्षण हो रहा है, और जो सीसीसी सेंटर है या क्वारंटीन सेंटर है उसकी क्या तैयारियां कर रखी गई हैं, उसी को देख रहे हैं। सर लोग खुले में क्वारंटाइन हो रहे हैं अभी। खुले में क्वारंटाइन से मतलब बहुत से खुले लोग आसमान के नीचे कोई व्यवस्था नहीं की जाती, जैसे उनकी बिल्डिंग के या फिर कोई जगह पे अपने से क्वारंटाइन हो रहे हैं खुद से। देखिए, लोग जो हैं उनको क्वारंटीन करने के स्पष्ट निर्देश हैं कि अगर उनके यहाँ पर व्यवस्था है वो अलग एकांत में रह सकते हैं या वो उनके घर पर जगह हो तो उनको वहीं पर क्वारंटीन करने की सलाह दी जाती है। और ऐसे लोग जो जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं उनको संस्था में रखा जाता है। और बहुत से लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको सीसीसी में रख करके पहले उनका टेस्ट किया जा रहा है और टेस्ट करके उनकी रिपोर्ट आने पर ही उनको आगे भेजा जा रहा है। सर आज के निरीक्षण में कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं जिला प्रशासन? विशेष निर्देश यही हैं कि जो हमने प्रोटोकॉल बताए हैं, जिस तरह से चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी है और मरीजों की देखरेख करनी है, वो प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है, उनका पालन करना चाहिए। सभी फील्ड में सबको पता रहना चाहिए कि कितने टेम्परेचर पे कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर मरीज को रखना है, किसको रेफ़र करना है, कहाँ भेजना है, ये और प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि आम लोगों में पता हो कि कहाँ कहाँ पर फीवर क्लिनिक बनी है, ताकि किसी को भी कोई लक्षण इस तरह के महसूस होते हैं वो वहाँ पहुँच सके। लापरवाही तो नहीं है, कमी ज़रूर है कि जो दवा वितरण केंद्र है उस पर रजिस्टर होना चाहिए, जो फीवर क्लिनिक है उसमें उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसको कहा है कि सुधार लेंगे और वो करेंगे वैसा। 75 दिन बाद खुले धार्मिक स्थल प्रोटोकॉल के मुताबिक दर्शन के अलावा अभी भी भोग प्रसाद व अभिषेक पर है प्रतिबंध। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद सोमवार से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी जगह धार्मिक स्थलों में लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिसके बाद से देश भर के विभिन्न हिस्सों के साथ रीवा में भी धार्मिक स्थलों के खुलते ही लोग पूजा अर्चना और इबादत के लिए मंदिर, मस्जिद और चर्चों में पहुंचने लगे हैं। लेकिन यहां अभी भी प्रोटोकॉल के मुताबिक कई प्रतिबंध रखे गए हैं। मंदिरों में पहुंचने वाले भक्त दूर से ही भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि भगवान की मूर्ति को टच करना, पूजा अभिषेक आदि करने में अभी भी प्रतिबंध है। हालांकि मंदिरों के खुलते ही वहां भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के अंदर इस बात का एहसास और भय है कि महामारी से बचाव को देखते हुए शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए भक्त मंदिर पहुंचकर भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस कोरोना संकट से देश दुनिया को मुक्ति दिलाओ। सबसे पहले हमने और हमारी टीम ने सोमवार को शहर के सुप्रसिद्ध चिरौलानाथ मंदिर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। जहां हनुमान जी के मंदिर का ताला बंद रहा, वहीं बाहर से भक्त दर्शन कर पूजा अर्चना करते देखे गए। मंदिर पहुंचने वाले भक्तों से हमने बात की तो लोगों ने मंदिर खुलने पर खुशी जताई और कहा हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस महामारी से निजात मिल पाएगी। मेरा नाम अभिषेक पांडे है। आप दर्शन करने आए हैं हनुमान जी, आज पहला दिन है, मंदिर खुला जी, है। आज मेरी एनिवर्सरी भी है, मेरी शादी का सालगिरह भी है, अच्छा, तो इसलिए मैं कहा कि चलो दर्शन कराते हैं माँ भगवान के। तो हमेशा आते हैं आप यहाँ कि आ जाए? आता हमेशा, पर अभी 2-3 महीने से ये लॉकडाउन चालू हुआ है तब से मैं नहीं आ पाया हूँ। आज मैं भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। हनुमान जी जी, क्या मतलब कैसा लग रहा है यहाँ जाके? मंदिर खुली हुई है, भगवान मंदिर खुली पर रौनक जो पहले वाली रौनक थी वो रौनक अब नहीं रहेगी। मतलब जगह जगह पे लोग कुछ लेना भी चाहते हैं पर ले नहीं पाते हैं। उनके मन में हमेशा मतलब डर है कि कहीं मतलब हम जिस चीज़ से डर रहे हैं वो कहीं हो ना, और हर चीज़ में सावधानी बरत रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमको नहीं, हर इंसान को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी कोई दूसरी नहीं, अपनी सेफ्टी हमको खुद ही करनी पड़ेगी। तिवारी है, आज मेरी एनिवर्सरी है तो वही आज हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने आए हम लोग।
कैसा लग रहा है कई दिनों बाद आज मंदिर खुला? हाँ, अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी क्या है कि भक्त जो है तो बहुत कम है, इसलिए भक्तों से मंदिर की और वो बढ़ जाती है उत्साह। सब कुछ शांत शांत टाइप का लग रहा है। लोगों को अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो सामने वाले को भी नुकसान होगा उससे। जय माता दी, जय चौहाना स्वामी की, जय भोलेनाथ की। आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा जो लॉकडाउन मंदिर लॉकडाउन किया गया है, हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हम चौहाना स्वामी के दर्शन के लिए काफ़ी व्याकुल थे और आज हमें काफ़ी हर्ष हो रहा है इस चीज़ के लिए। हम एक आध दो बार आए भी बीच में, तो यहाँ पे पुलिस का पहरा था, दरवाज़ा बंद था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही है कि लोग आप थोड़ा सा परहेज़ रखें, मास्क लगा चले, सैनिटाइजर का ये इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, थोड़ा लोगों में कोरोना का कम असर होगा। तो बाकी सब सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और क्या यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? आप लोग जैसे आ रहे हैं यहाँ पर आए हैं तो अभी तो व्यवस्था तो मेरे को कुछ नहीं देखने को मिला है। बस मंदिर का लॉक है, बाहर से हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, ना तो आधे लोग मास्क लगाए हुए हैं, आधे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और बस और कोई इसमें कोई यहाँ का जो मंदिर प्रशासन है वो भी इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि आधे लोग लगा रखे हैं, आधे नहीं लगा रखे हैं। इससे क्या होगा, दुकान वाले आधे मास्क नहीं लगा रखे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे पहले क्या था, अभी ज़्यादा वायरस का प्रकोप हो गया है, तो अभी ज़्यादा डर है इस चीज़ से, कब क्या किसको कैसे हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है होना चाहिए यहाँ पर, एक कोई ना कोई होना चाहिए बताने कि भाई मास्क लगा के अंदर आइए, सैनिटाइजर हाथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। दुकानदार हैं बिना मास्क के, आप देख सकते हैं वो कर रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पर कल तो और भीड़ लगेगी, मंगलवार है, ये सब चीज़ें थोड़ा होना चाहिए, कोई ना कोई देखने वाला, बताने वाला। भक्तों से बात करने के पश्चात चिरौला मंदिर के महंत डूडू महाराज से बात हुई तो उन्होंने बताया कि शासन की गाइडलाइन के मुताबिक सभी नियमों का पालन करते हुए दर्शन की व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, सबसे पहले तो आमजन अपने आप में प्रयास करें कि हम मंदिर जाएं, मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज की व्यवस्था हम कर रहे हैं, हाथ धोकर के ही मंदिर के अंदर प्रवेश करें। जैसा कि शासन का निर्देश है कि मंदिर के अंदर माला, फूल, भोग, प्रसाद, नारियल आदि कुछ लेकर आएँ। मानसिक रूप से दर्शन हनुमान जी के करें और एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ ना लगाएं और उसी के हिसाब से अपना दर्शन करते हुए भक्त लोग बाहर निकलते जाएं। अभी क्या किस तरह से, जैसे आज पहला दिन है, किस तरह से भक्तों का आना जाना क्या है मंदिर में? अभी तो ज़्यादा रस नहीं है, जिस तरह आम दिनों पे हल्का फुल्का लोग एक दो करके आते थे, उसी तरह आज लोग आ जा रहे हैं। अभी ज़्यादा कुछ भीड़ भाड़ मंदिर में दिख नहीं रही है। शासन प्रशासन की तरफ से भी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ बनाई जा रही हैं? नहीं, शासन की तरफ से तो अब हमें निर्देशित किया गया है कि आप मंदिर की व्यवस्था, जैसे साफ सफाई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों को जागरूक करें कि मास्क लगा के मंदिर आएँ और भोग प्रसाद लेकर के मंदिर आए, मानसिक रूप से भगवान के दर्शन करते हुए आगे कार्य करें। अब क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने तरफ से लोगों को? अब भक्तों से तो यही है कि शासन ने बहुत कुछ सहयोग दिया, भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन। अब हम सबको जागरूक होना है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अभी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, हम कैसे कोरोना के साथ लड़ें, कोरोना के साथ जिए। अब हम सबको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, अपने स्वयं की जवाबदारी के साथ, अपने परिवार के जवाबदारी के साथ हर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क का हम उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के हम रहें। मेरा नाम महेंद्र कुमार मिश्रा पंडित जी हैं, ग्राम खौर से आते हैं। और यहाँ जो मंदिर में गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें किया गया है कि मंदिर के अंदर कथा पूजा ना करें, बाहर है जो तालाब उसके मेढ़े में पन्नी लगा करके पूजा स्थल करें। तो हम लोग कहाँ से वहाँ कर पाएंगे, कहाँ से इतना सामान लाएंगे, छाया बनाएंगे। फिर 10 साल के नीचे बच्चों के लिए ये किया गया कि उनको कथा पूजा ना करें। तो जिसके लड़के का जन्मदिन है तो कैसे हो सकता है कि उनको कथा न सुना। फिर मास्क के लिए भी कहा गया कि यजमान अगर मास्क लगा के नहीं आते तो उनको भेजिए, पहले मास्क खरीद के लाए,
तो वो पहले अगर वो ऐसे भी आगे बिना मास्क के तो फिर वापस चले जाएंगे, तो हम लोगों का रोज़गार भी वो मतलब धंधा जो किसी तरह से बच्चों का पालन पोषण कर दे तो वो नष्ट हो जाएगा। और हम लोगों के पास एक ही रोज़गार है, कथा पूजा करके अपने बच्चों का पालन पोषण। 3 महीने से वैसे भी लॉकडाउन है, क्योंकि न ज़मीन है हम लोगों के पास, न कोई रोज़गार, केवल कथा पूजा ही है, इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं। तो ऐसी गाइडलाइन जारी की जाए जिससे हम लोगों का भी रोज़गार चल सके। चिरबला मंदिर के पश्चात किला परिसर स्थित विराजमान रीवा शहर के प्रमुख देवस्थान भगवान महामृत्युंजय धाम पहुंचे, जहां सोमवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ देखी जाती थी। वहीं 3 महीने के बाद खुले भगवान महामृत्युंजय मंदिर में भक्त तो दिखे, लेकिन उस तादाद में लोग अभी भी अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। महामृत्युंजय मंदिर परिसर एवं महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव चैरिटेबल ट्रस्ट की सीई अलका तिवारी समेत महामृत्युंजय मंदिर के पुजारी से भी बात की गई, तो उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि भगवान का दर्शन अभी बाहर से ही कराया जा रहा है। भगवान महामृत्युंजय का स्नान, अभिषेक व फूलमाला भोग प्रसाद अभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय का मंदिर खुला हुआ है, किस तरह से भक्तों का आना जाना और क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं यहाँ के यह है कि लॉकडाउन के अंदर दूरी बना करके भक्त लोग आए और दर्शन करके एक एक करके चले जाएं, ये यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ रुके नहीं, जल न चढ़ावें, अब फूल माला न चढ़ावें और दर्शन करें, दर्शन करके चले जाएं, यही यहाँ की व्यवस्था है, चल रही है और श्रद्धावान लोग आ रहे हैं। आज पहला दिन है, पहला दिन, हाँ। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आज फर्स्ट डे है मंदिर खुलने का। उसके बाद किस तरह से भक्तों का यहाँ पे आना जाना बना हुआ है, कैसा है रुख आज भक्तों का? पहला नहीं, बहुत अच्छा है रुख और सब आ रहे हैं धीरे धीरे। जिनको पता चल गया है कि आज खुला है मंदिर तो सब आ रहे हैं और भक्त दर्शन करके सब अपने नियमानुसार जा रहे हैं। पूजा अर्चना की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभिषेक वगैरह करवाते थे तो? नहीं, तो अभी तो यहाँ से अलाउ नहीं है, जब अलाउ होगा तो अभिषेक होगा, अभी अभिषेक का अलाउ नहीं है। मंदिर के बाहर से ही भक्त दर्शन करके? हाँ, मंदिर के बाहर से भक्त दर्शन करके जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने मंदिर के अंदर प्रवेश बंद किया है। कोई भी जलाभिषेक या कोई भी प्रसाद फूल भगवान के ऊपर डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो इन्फेक्शन का जो एक बड़ा चांस है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। हाँ, 3 महीने बाद मंदिर खुले हैं, आज सोमवार का दिन है, तो लोगों की आस्था है, लोग लगातार आ रहे हैं, तो वो बाहर से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। और मंदिर को बंद होने के समय 12 बजे और 8 बजे पूर्णतः सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। हमारे कर्मचारी लगे हैं, पंडित जी लगे हैं, तो वो सारे चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से दर्शन करना है, क्या करना है। वैसे किसके पहले भी यहाँ काफ़ी भीड़ देखी जाती थी, जी आज जी। का माहौल कैसा लग रहा है क्योंकि आज पहला दिन है? देखिए, जो लोग इससे थोड़ा ज़्यादा सतर्क हैं, इस प्रॉब्लम से ज़्यादा सतर्क हैं वायरस की, वो घरों से अभी भी नहीं निकल रहे हैं, वो अपनी व्यवस्था खुद देख रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं। इसलिए जिस तरह से भीड़ सोमवार को होती थी उसकी 10 से 15% आज है, अदरवाइज यहाँ तो पूरा मेला जैसा लगता था सोमवार को। जैसे भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, पूजा अर्चना इस टाइप की बातें होती थी जी, तो अभी इस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अगर कोई करना चाहे तो पंडित जी बाहर से ही संकल्प लेके आपके नाम का अंदर कर देंगे, बट अंदर प्रवेश किसी भी अनुष्ठान के लिए अंदर प्रवेश इस वक्त नहीं है। और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? सभी तरीके की जो भी आप अनुष्ठान करना चाहें वो सारी व्यवस्था यहाँ है, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश यहाँ वर्जित है। आप पंडित जी को अपना संकल्प दीजिए, वो संकल्प लेके आपके सामने सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करना या भगवान को छूना या उनके ऊपर जल या प्रसाद चढ़ाना ये अभी अलाउड नहीं है। इसके बाद मंदिर पहुंचने वाले भक्तों से भी हमने बात की तो लोगों में मंदिर खुलने की खुशी देखी गई, जहां भक्तों ने पहुंचकर भगवान का दर्शन किया और इस महामारी से मुक्ति दिलाए जाने की कामना भी की। का पालन किया गया है और दूर दूर से ही भगवान को बिना टच किए, बिना जल चढ़ाए, दूर से ही भगवान के दर्शन अच्छे हो रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आज पहला दिन है, यहाँ ज़्यादातर भीड़ देखी जाती है भगवान महामृत्युंजय धाम में। आज कैसा लग रहा है आपको? यहाँ उस तादाद में लोग भक्त आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या है? आ रहे हैं, बहुत कम लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसा करके भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। सभी लोग रहे हैं अपने अपने टाइम पे। जैसे कोरोना का भय है लोगों में, उसको देखते हुए क्या मतलब करना चाहेंगे आप?
कोरोना का भय तो है, सबके अंदर है, पर फिर भी भगवान के दर्शन के लिए सभी आ रहे हैं। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम नैना सोनी है और आज महामृत्युंजय के दर्शन करने हम करीबन 3 महीने बाद आ रहे हैं। बहुत अच्छा अंदर से फील हो रहा है कि हम कोरोना के चलते एक भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस बीमारी की जल्दी से जल्द कोई अच्छी दवा बने, वैक्सीन बने। हमारे साइंटिस्ट और हमारे वैज्ञानिक जितने भी हैं सब बहुत मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं इस बीमारी को जल्द से जल्द हटाने के लिए। तो इस कोरोना के चलते हम मंदिर में आए हैं भगवान से प्रार्थना करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ना ही किसी को मूर्ति को टच किया है, ना ही जल अर्पित किया है, ना ही प्रसाद मिल रहा है, ना ही हम चढ़ा रहे हैं। तो हम सभी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मंदिर को ना ही टच करें, ना ही जल चढ़ाएं और ना ही किसी झुंड में खड़े हो। मंदिर का जायजा लेने के बाद हमारी टीम रीवा शहर में छोटी दरगाह व बड़ी दरगाह का भी जायजा लिया, तो यहाँ भी मस्जिद खुलने से इबादत करने लोग पहुँचने लगे और लोगों में खुशी देखी जा रही है। इस संबंध में शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संक्रमण को देखते हुए बच्चों एवं वृद्धों के साथ साथ बीमार लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ऐसे लोग घरों में ही नमाज अदा करें। वहीं शासन प्रशासन के नियमों के मुताबिक लोग मस्जिदों में नमाज अदा करें, लेकिन मस्जिदों में रखी टोपी, तस्वीर, किताबें वगैरह इस्तेमाल ना करें। रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज 8 जून से शासन प्रशासन की तरफ से सभी धार्मिक स्थल खोले गए हैं और खोलने की इजाज़त दी गई है और उसके साथ ही साथ उसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये महामारी ख़त्म हो गई है। लिहाजा हम सभी लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि शासन प्रशासन की तरफ से दी गई सभी गाइडलाइन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एहतियात बताए गए हैं उन पर हम सख्ती से अमल करें। इसी के मद्देनज़र सभी लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो मस्जिदों वगैरह में जब जाएं, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं और इसी तरह 65 साल की उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं, ये लोग मस्जिद में न जाएं बल्कि घरों में ही इबादत करें। और जिन लोगों को खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी हो या कोई गंभीर बीमारी हो, उन लोगों से भी गुजारिश की गई है कि वो लोग भी घरों में रहकर ही इबादत करें और नमाज़ पढ़ें। कम से कम बाहर निकलें, बिला ज़रूरत बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें। इसी तरीके से बाहर भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, लोगों से ज़्यादा मेल जोल ना रखें, एहतियात के साथ ही बाहर जाएं, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें और लगातार अपने हाथों को साबुन वगैरह से धोते रहें। और मस्जिदों के ज़िम्मेदारान और अइम्मा इकराम से भी ये अपील की गई है, गुजारिश की गई है कि वो लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि मस्जिदों के गेट में जो है साबुन वगैरह का इंतज़ाम करें ताकि लोग हाथ वगैरह धोकर ही अंदर जाएं और मस्जिद के दरवाज़े जो हैं वो बंद रखें। अज़ान के 5 मिनट पहले ही मस्जिद खोली जाए और नमाज के फ़ौरन बाद बंद कर दी जाए। सभी लोग फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करने के बाद सुन्नत वगैरह या दीगर अज़कार वगैरह जो करते हैं वो सब, कुरान की तिलावत है या तस्बीहात जो पढ़ते हैं वो सब अपने घरों में पढ़ेंगे। सभी लोग एहतियात के साथ नमाज अदा करेंगे। इमामों के से गुजारिश की गई है कि वो नमाज के बाद मुख्तसर दुआ करें और दुआ करने के बाद लोगों से भी ये लोगों को समझाएं कि वो जमात खड़ी होने से पहले और बाद में शारीरिक दूरी बना करके मस्जिदों में बैठें। और मस्जिद के ज़िम्मेदारान मस्जिद में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। पार्किंग है, जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वो जगह हैं, उनको साफ़ सुथरा रखें। वज़ू खाने वगैरह में जो है इमरजेंसी की हालत में कोई बाहर से आता है, अगर वज़ू करता है वहाँ पर भी साबुन वगैरह का इंतज़ाम रखा जाए, डिटॉल वगैरह से मस्जिदों के फ़र्श को साफ़ किया जाए। इसी के साथ मैं आखिर में सभी लोगों से फिर से गुजारिश करूँगा कि एहतियात करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अपनी और अपनों की हिफाजत करिए और समाज की हिफाजत करिए और इस परेशानी के वक्त में अल्लाह की बारगाह में दुआ करिए कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द हम सबको इस महामारी से निजात अता फरमाए। वहीं वक्फ बोर्ड कमेटी अध्यक्ष अनस अब्बासी से भी बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
शासन की तरफ से सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च खोले गए हैं और आप छोटी दरगाह इंतजामी कमेटी के अध्यक्ष हैं। जी, तो आपके द्वारा यहाँ पे क्या व्यवस्था बनाई जा रही है नमाजियों के लिए कोरोना वायरस को देखते हुए? शासन प्रशासन के द्वारा सभी मस्जिद और धार्मिक स्थल को खोल दिया गया है और मस्जिद की मेन गेट पर साबुन और पानी की व्यवस्था कराई गई है और नमाजियों से गुजारिश है कि जो भी मस्जिद के अंदर आएंगे वो पहले साबुन से, पानी से अच्छे से हाथ धोकर मस्जिद के अंदर आएंगे और मस्जिद में वज़ू, खाने का जो व्यवस्था है वो वज़ू घर से बना के आएँ और जो भी शासन प्रशासन की गाइडलाइन बनी हुई है उसका सभी से गुजारिश है कि सभी पालन करेंगे। इस कोरोना जंग में हम सब शासन प्रशासन का साथ देंगे और 10 साल से कम और 65 साल से अधिक के लोगों से वही गुजारिश है कि अपने घरों पर नमाज़ पढ़ें, इबादत करें और हो सके तो कम से कम घर से बाहर निकलें। इस कोरोना जंग में साथ दें शासन प्रशासन का, यही सभी से गुजारिश है। टीआरएस कॉलेज की 150वीं जयंती मनाने के निर्णय को जायज़ ठहराते हुए एल्युमिनीज एसोसिएशन अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह के नेतृत्व में कई अन्य संगठनों द्वारा कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के पश्चात पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एल्युमिनीज एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह ने कहा है कि रीवा राज्य गजेटियन के मुताबिक टीआरएस कॉलेज की उम्र उसके आरंभ या बीज बहन संस्था के रूप में देखें तो 1869 में स्वर्गीय महाराजा रघुराज सिंह के कार्यकाल में किया गया, जिसका उन्नयन आगे चलकर अंग्रेजी स्कूल, फिर उसके बाद दरबार हाई स्कूल, दरबार स्कूल के बाद फिर दरबार इंटरमीडिएट कॉलेज किया गया। इसके पश्चात 1944 में दरबार कॉलेज, फिर 1957 में टीआरएस कॉलेज कर दिया गया। इस पूरी व्यवस्था के तथ्य अधिकृत शासकीय दस्तावेजों में भी पुष्ट हैं। इसके अलावा रीवा राज्य गजेटियन के जिल्द नंबर 4 और पृष्ठ क्रमांक 69 में उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में 1869 से लेकर 2019 तक में टीआरएस कॉलेज के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस आधार पर 150वीं जयंती मनाने का निर्णय गलत कैसे हो सकता है, यह सवाल भी उठाया गया। आप खुद सुनिए इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंह ने क्या कहा। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से राजकुमार सिंह तिवारी, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष समिति परिषद के अलावा भूतपूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज सिंह, जनभागीदारी अध्यक्ष दिवाकर द्विवेदी, पूरा छात्र व सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता रमेश सिंह, राजेंद्र त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। के द्वारा हम लोगों को ज्ञात हुई है, एक विशेष वर्ग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि टीआरएस कॉलेज में जो 150वीं जयंती मनाई जा रही है स्थापना की, वो गलत है। गलत इसलिए है कि पहला शताब्दी समारोह 1982 में मनाया गया और 1982 के बाद 2020 तक 50 साल पूरे नहीं होते, तो ये गलत है। ये ऐसा उनका लोगों का कहना, यही प्रचार किया गया। हम लोगों ने तमाम तरह के दस्तावेज इकट्ठा किए, उसको पढ़ा, लिखा, देखा, समझा। तो दरअसल में जो पहला शताब्दी समारोह जिसमें ज्ञानी जय सिंह जी आए थे, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह साहब थे, पहला शताब्दी समारोह 1970 में मनाया जाना चाहिए था। 1869 का जो पहला स्कूल है उसी का उन्नयन है ये टीआरएस कॉलेज है, वहीं से उसी के आधार पर पहला शताब्दी समारोह मनाया गया। तो ये 1869 में जब पहला स्कूल इस्टेब्लिश हुआ उसके आधार पर 1970 में मनाया जाना चाहिए था, पर किसी वजह से जो प्रिंसिपल वगैरह, प्राचार्य वगैरह होते थे उनका ध्यान नहीं गया या उन्होंने इफर्ट नहीं किया, इसकी वजह से 1970 में वो नहीं मनाया गया। अर्जुन सिंह साहब के ध्यान में जब ये बात आई तो उन्होंने सरकार से, दूसरे लोगों से, फिर स्वयं मुख्यमंत्री हुए, ये सब पत्राचार करके उन्होंने फिर 1982 में मनाया। हमारा ये कहना है कि 1982 में जो शताब्दी समारोह मनाया गया वो 10-15 साल के शताब्दी के वर्ष के 10-15 साल बाद बनाया गया, डिले हो गया, विलम्ब हो गया किसी कारण की वजह से। तो उनके विलम्ब हो जाने की वजह से कॉलेज की स्थापना का जो स्कूल है उसकी उम्र नहीं परिवर्तित होगी, वो तो 1869 रहेगी।
वो 1869 से जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसका पब्लिकेशन रिवरराज गजेटियर में, तमाम विद्वानों के आर्टिकल में, तमाम पत्र व्यवहारों में, ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि पहला शताब्दी में भी 1869 को बेसिस मान करके किया गया। डिले हो गया 10-15 साल का 82 में, वो बात अलग है। तो डिले हो जाने की वजह से स्थापना ईयर नहीं बदला। तो 1869 में जब स्कूल स्थापित हुआ, उसके आधार पर आप 2020 तक काउंट करें तो 150 वर्ष होते हैं। इसमें कोई अनियमितता नहीं है, कोई अनैतिकता नहीं है, कोई लीगलिटी नहीं है। और दूसरे पक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि क्यों मना रहे हैं। अभी तो 82 से 36 साल हुई। जिला कलेक्टर भी उनको दोषी पाया है नहीं, जिला कलेक्टर को एक पक्ष ने को सुना, जिला कलेक्टर महोदय ने TRS कॉलेज के और जो रेलिवेंट और कनेक्टेड पर्सनस हैं, जिनके पास इतिहास है, प्रमाण है, लेखागार है, उनको न बुलाया न उनको सुना। और एक तरफा कौन सी इंक्वायरी किया, कलेक्टर साहब ने एक ओपिनियन दे दिया विदाउट एनी रेलिवेंट एविडेंस, जिसमें नेचुरल जस्टिस के खिलाफ उनकी फाइंडिंग है, प्राकृत न्याय के विरुद्ध है। मैंने आप TRS कॉलेज के संबंध में कोई चीज़ तय कर रहे हैं और TRS कॉलेज के प्राचार्य अधिकारियों को आप नहीं बुला रहे हैं, भाई तुमको भी कुछ कहना है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आया हुआ है, इसलिए तुमको भी इस सब्जेक्ट को ज्वाइन करना, ये भी नहीं हुआ उन्होंने। तो अब हम लोगों ने कमिश्नर से कहा, ये कोई रेजिडिकेटर तो है नहीं, ये कोई जुडिशल फैसला तो है नहीं। तो हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि सारे रिलीवेंट डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं, उसके आधार पर इस पर पुनर्विचार करें और इसकी जो मैंने वो उसको न्याय, कानून, तथ्यों, इतिहास के आधार पर उस पर पुनर्विचार करें और निर्णय। यही तो हम कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब ने जो निर्णय दिया है वो जो साक्ष्य है, साक्ष्य का अभाव है, उन्होंने क्यों ऐसा निर्णय दे दिया, ये नहीं। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए युवक युवती ने चिरौला मंदिर में रचाई शादी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने शादी समेत कई आयोजनों पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब शादी के लिए 50 लोगों को छूट दे दी गई है। उसके बाद भी एक युवक युवती ने महामारी को इस बात को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को मंदिर खुलते ही वहां पहुंचकर जयमाला डालकर शादी रचाई और एक दूसरे के साथ जीने का संकल्प लिया। जानकारी के मुताबिक शादी रचाने वाला युवक राजेश साकेत पिता बाबूलाल साकेत रायपुर करचुलियान के रामनई का रहने वाला है, जो होटल में नौकरी करता है। वहीं युवती का नाम देविका साकेत पिता चंद्र कुमार साकेत जो कि निपनिया की रहने वाली है। दोनों परिवार के लोग बाकायदा चिरौला मंदिर पहुंचे और जयमाला डालकर एक दूसरे के हो लिए। इस दौरान दोनों परिवार के 5-5 लोग मौजूद रहे और वर-वधू को आशीर्वाद दिया। हम लोगों ने रामनई के रहने वाले हैं, लिपनिया में हमने शादी की। तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय न मिल पाने के कारण हम लोगों ने मंदिर से अपना फैसला किया कि मतलब मंदिर से किया जाए और जयमाला का सहयोग लेके सबके सम्मत से मतलब कि शादी संपूर्ण हो, ऐसे हमारा विचार था। लॉकडाउन की वजह से जो परेशानी हुई, इसलिए हम लोगों ने सोचा जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे हम लोग शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। ठीक, नमस्कार। आपके दोनों परिवार के लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, कितने लोग शामिल हैं? हमारे परिवार के 5-5 लोग शामिल हुए हैं जी। हमारे तरफ से, लड़के की तरफ से 5 लोग शामिल हुए हैं और लड़की की तरफ से भी 6 लोग शामिल हुए हैं। तो 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है? 50 लोगों की अनुमति है, लेकिन अभी लॉकडाउन अभी खुला है तो हमने सोचा कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, और हम लोगों ने भी सोचा कि कोरोना के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा पब्लिक को भी परेशानी ना हो, ज़्यादा पब्लिक में भीड़ जमा ना हो, इसलिए हमने फिर सही तरीके से सावधानी रखते हुए सोचा कि मंदिर से ही अपना काम थोड़े में ही निपटा लें। आप क्या करते हैं? मैं होटल में जॉब करता हूँ जी। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? हमारा संदेश यही है कि जो लोग भी आए तो अपना सही तरीके से काम करें, थोड़ा दूरियां बना के रखें, आपस में कोई भी मतभेद ना रहे, लेकिन फिर भी लोगों से दूरियां बना के रखें, सावधानी रखना ज़रूरी है। कोई भी इंसान है तो आपस में संबंध बना के रखे ताकि आगे चल के आदमी को कोई तकलीफ ना होने पाए। भारत एकता मिशन भीम आर्मी संगठन द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वावधान में दर्जनों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे युवाओं ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि
वायरलेस सेट पर जय भीम बोलने पर उज्जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा कानूनी कार्यवाही करने व निलंबित करने की धमकी दी जा रही है, जो कि भारत के संविधान का अपमान है। इसके अलावा अयोध्या फैजाबाद में खुदाई के दौरान तथागत गौतम बुद्ध की बौद्धकालीन अवशेष मिलने पर उस स्थान को पुरातात्विक स्मारक घोषित करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने का उद्देश्य था, उज्जैन के एसपी मनोज कुमार सिंह ने कुछ दिनों पहले एक टिप्पणी की थी या एक तरीके से आदेश जारी किया था कि पुलिसकर्मियों के द्वारा वायरलेस सेट पर जय भीम का संबोधन नहीं किया जाएगा। यह एक जातिवादी शब्द है। उन्होंने साफ तौर पे इसके लिए कहा कि उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जो कि गलत है, निंदनीय है। जिस संविधान के बदौलत वो उस पद पर विराजमान है, उन व्यक्ति ने जय भीम को जातिवादी बताया है, जो कि सरासर गलत है। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया था और उनका ही सम्मान अगर वो नहीं कर रहे हैं तो संविधान का सम्मान वो किस बेसिस पे करते होंगे। हमें उनकी बर्खास्तगी का इंतज़ार है। हम ये चाहते हैं कि सरकार उन्हें बर्खास्त करे, उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। इस तरह की सोच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संविधान के साथ अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तलीकरण के दौरान बौद्ध स्तूप और गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली हैं, जो कि ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित करनी चाहिए और अयोध्या को साकेत नगरी और बौद्ध विहार घोषित करना चाहिए, बौद्ध नगरी घोषित करना चाहिए। भीम आर्मी आज रीवा के जिला अध्यक्ष दोनों जगहों पे ज्ञापन हमारे भीम आर्मी प्रदेश कमेटी द्वारा ये सूचना जारी की गई थी कि उज्जैन एसपी को बर्खास्त करने के लिए लगभग 52 जिलों में ज्ञापन जाना चाहिए। उसी कड़ी में आज रीवा में भी ज्ञापन दिया गया है। जल्द यदि 15 दिन के अंदर यदि उज्जैन के एसपी को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो देश भर में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में जो कि बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हो रहे हैं समतलीकरण और खुदाई के दौरान, वहाँ पे तत्काल राम मंदिर निर्माण को रोका जाए और उस भूमि को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, क्योंकि वह बौद्धों की विरासत है। और गहराया हुआ है। लॉकडाउन के दौरान स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो दूर दराज से आके रूम लेके रह रहे हैं, जो कि उन्हें किराया देने में काफ़ी समस्या हो रही। मकान मालिक उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो सरकार उन्हें आश्वासन तो दे चुकी है कि उन्हें किराया माफ़ किया जाए, लेकिन कोई आदेश जारी नहीं कर रही है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि वो एक आदेश जारी करे कि मकान मालिक लॉकडाउन के दौरान का किराया माफ़ करें। यही हमारी मांग है और भीम आर्मी ये मांग करती है, ताकि सभी स्टूडेंट्स को एक फ़ायदा पहुँचे, उनको सहानुभूति दी जाए। जो सरकार कह रही है कि हम किराया माफ़ी की बात करते हैं, तो वो एक आदेश जारी कर दे इस बारे में, ताकि मकान मालिक उनकी बात को सीरियसली लें। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीएमएचओ की लापरवाही को लेकर जमकर लगाई फटकार। सोमवार से खुले सभी धार्मिक स्थल, पूजा और इबादत के लिए पूरी सुरक्षा के साथ मंदिर मस्जिद पहुंच रहे हैं लोग। टीआरएस कॉलेज की 150वीं जयंती को बताया गया जायज और शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए युवक युवती ने जयमाला डालकर मंदिर में रचाई शादी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।